बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे एक और बात मुझे करनी थी। मैंने नर्वस कोऑर्डिनेशन तक सारे लेक्चर्स प्रोफेसर जो भी हैं उनको सेंड कर दिए हैं। उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, मतलब उसके बाद हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन पर रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो उनको मैं आज सेंड कर दूँगा, और इसको भी ना। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन तक आप लोग अगर कोई लेक्चर लेना है तो आप उनसे ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्विन्स एंड क्वाड्रुप्लेट्स, ये वो 2 बेबीज़ 4 बेबीज़। हमारे पास 2 किस्म के बेबीज़ होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, और कहते हैं हमारे पास फैटर्नल ट्विन्स। इनमें फ़र्क क्या होता है? आइडेंटिकल ट्विन्स हमारे पास मोनोजाइगोटिक होते हैं, मतलब ये हमारे पास जो एक फर्टिलाइज्ड एग होता है वो 2 एम्ब्रायोज में स्प्लिट कर लेता है, और जो उनके पास सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन जब ये टाइमिंग ऑफ इनकी वो होती है ना, स्प्लिट डिटरमाइन करती है कि इनका ये एक ही प्लेसेंटा को शेयर करने वाले हैं, और एक ही एमनियोटिक सैक होगा इनका, या इनके सेपरेट वंस होंगे। ये प्रोसेस अगर रैंडमली होता है और किसी भी जेनेटिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिटरमाइन नहीं होता है। फर्टर्नल ट्विन्स और डायजाइगोट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास 2 ओवरीज है ना, उन दोनों ओवरी से साइमल्टेनियसली 2 ओवाज रिलीज हुए, और पीछे से 2 हमारे पास स्पर्म आ रहे थे। एक ने एक को फर्टिलाइज किया, दूसरे ने दूसरे को फर्टिलाइज किया। इस तरह से हमारे पास ये रहा। दीज एम्ब्रायोज विल हैव डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल। इनके पास जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, जिसकी क्या कह सकते हैं इसके बारे में, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। एंड कैन डेवलप इनटू 2 सेपरेट फीटसेस। फ्रेटर्नल ट्विन्स में और मे नॉट शेयर अ प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक सैक डिपेंडिंग ऑन व्हेन द एग्स आर फर्टिलाइज। शायद एक कोई 5 मिनट पहले हुआ होगा, कोई 5 मिनट बाद। एक दिन का फास्ट वो नहीं होता है। तो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ क्वाड्रुप्लेट्स आ जाते हैं। इनका भी यही होता है कि मल्टीपल एग्स या तो रिलीज हुए होंगे, तो एक ही एग हमारे पास सिंगल फर्टिलाइज एग मल्टीपल एम्ब्रायोज में जा चुका होगा। और क्वाड्रुप्लेट्स शायद हमारे पास प्लेसेंटा शेयर करें एमनियोटिक से, या तो इनके पास भी डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ एम्ब्रायो फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन। फ्रेटर्नल ट्विन्स का पूछ लेंगे क्या होते हैं, और मैटरनल ट्विन्स का पूछ लेंगे क्या होते हैं। ये एक्सटर्नल जेनेटिक फैक्टर, इंटरनल जेनेटिक फैक्टर ये नहीं पूछते हैं। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, ये हमारे पास बहुत ही ना, आप लोगों को पता है बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। अगर आप में से गाँव अगर गया हो, तो जब उनके बेबीज़ पैदा होते हैं ना, तो अपना प्लेसेंटा खुद खा लेते हैं। और हमारे पास अभी ऐसे सच मेडिकेशंस बना रहे हैं जिनके अंदर वो प्लेसेंटा को फ्रीज ड्राई करके, खुश्क करके, फिर उसका पाउडर, या तो हाँ ऐसा पाउडर वगैरह बना के, मैंने वो रिसर्च पढ़ी थी, कैप्सूल में वो लोग उनको डाल रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। फिर इससे ये बहुत न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। ऑफकोर्स हम मुस्लिम्स शायद नहीं खाएं, लेकिन ये बाहर के उनका, आप इसके प्लेसेंटा मेडिसिन सर्च करें ना, तो आप लोगों के पास आ जाएगा। द प्लेसेंटा इज़ अ टेम्परेरी ऑर्गन दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 4th महीने से बनती है, उससे पहले हमारे पास HCG होता है, प्लीज़ याद रखिएगा। और इंटरफेस होती है मैटरनल और फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम के। सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती, यूरिनरी वगैरह सब कुछ, और ऑक्सीजन एक्सचेंज सब कुछ यहाँ से हो रहा होता है। वैसे सर्कुलेटरी में, फिर वो रेस्पिरेटरी। इट इज़ फॉर्ड बाय फ्रॉम द कोरियन द आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने कल पढ़ लिया था। एंड द डेसिडुआ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। लाइनिंग ऑफ द यूट्रस हमारे पास डेसिडुआ है, और जो फीटल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको हम कोरियन कहते हैं। ठीक है, DC कर लें, डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिप्टी कमिश्नर। उसी तरह इसको याद रखिएगा कि DC होता है हमारे पास। द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल एंड कनेक्टेड टू द फीटस बाय द एम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पास है फीटस बोल रहे हैं, प्लेसेंटा हमारे पास एक डिस्क लाइक शेप होता है। जो नॉर्मल डिलीवरीज कभी कभी होती है ना हमारे पास, उनके अंदर क्या होता है कि बेबी तो पुल आउट हो गया है, अपने आप ही होता है वो पुश से ना, लेकिन ना कभी कभी प्लेसेंटा नहीं निकल पाता है। तो डॉक्टर होते हैं ना, वो ग्लव पहन के पूरा अपना हाथ अंदर डाल के फिर वो प्लेसेंटा को वो करवाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उसका नाम क्या है कि कुछ गर्म चीज़ें फिर खा लेनी चाहिए या पी लेनी चाहिए, ताकि प्लेसेंटा डिस्चार्ज हो। जैसे कि गुड़ वाला पानी, गुड़ के साथ आप, वैसे मैंने ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता है, मैं दाई अम्मा नहीं हूँ। गुड़ के अंदर अगर आप सौंफ को उबाल के फिर वो पी लेते तो ईजी हो जाता है। एंड इज कम्पोज ऑफ 2 layers, द मैटरनल साइड एंड द फीटल साइड। द मैटरनल साइड ऑफ द प्लेसेंटा इज रफ एंड इरेगुलर इन शेप। वेट अ मिनट, कौन है ये? यही तो देखो, 2 लोग गायब कहाँ थे, आ गए 2 लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग अभी भी, हमने अभी स्टार्ट किया है
ये हमने बस अभी ट्विंस कैसे होते हैं और क्वाड्रुप्लेट्स कैसे होते हैं बस यहीं पढ़ा है। इसके आगे अभी हम बस पढ़ ही रहे हैं। प्लेसेंटा हमने शुरू कर दिया था, ठीक है, आप लोगों ने कुछ ज़्यादा मिस नहीं किया है। इरेगुलर इन शेप होता है और हमारे पास वाइल द फीटस साइड इज स्मूथ और राउंडेड होता है। उसके पास हमारे पास मैटरनल ब्लड वेसल्स होते हैं दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, वाइल द फीटल साइड कंटेन्स फीटल ब्लड वेसल्स दैट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फीटल ब्लड। और जैसे फीट और हमारे पास जो प्लेसेंटा होता है ना, वो डिटरमाइन करता है कि जो ब्लड के अंदर हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो चीज़ें घूम रही है ना, उनमें से कौन सी चीज़ें जिंगर बर्गर से आई हैं, कौन सी चीज़ें रोटी से आई हैं। फिर वो प्लेसेंटा पिकअप कर करके खुद देख रहा होता है कि मुझे कौन सी न्यूट्रिएंट्स देनी। तो प्लेसेंटा एज अ ब्रेन भी काम कर रहा होता है फीटस के लिए, कि उसको पता होता है कि मुझे कौन सी चीज़ें फीटस को देनी है और कौन सी चीज़ें वापस भिजवा देनी है, वो मुझे ब्लड से नहीं लेनी है। अम्बिलिकल कॉर्ड लैटिन फ्यूनिकुलस अम्बिलिकस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग। जो हमारे पास भी जो बीच में वो बेली बटन होते हैं, हमारे पास एम्बिलिकल ही होता है, एम्बिलिकल रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। और एम्बिलिकल रीजन से ही हमारे पास वो वेसल ब्लड्स की इन्फीरियर केवा में जा रही, इन्फीरियर वेना केवा में जा रही है। तो इन्फीरियर वेना हमें सबको पता है कि फिर वो ड्रेन होता है हमारे पास कहाँ पे, क्या है इसका नाम, हाँ, हार्ट में जाके वो होता है। फिर इसी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह सब कुछ यहाँ से चल रहा होता है। एक हमारे पास 1 अम्बिलिकल वेन होती है, 2 हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं विच आर यूज्ड बाय द फीटल हार्ट टू पंप ब्लड टू एंड फ्रॉम द प्लेसेंटा विच एक्सचेंजेस न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम विद द मैटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी वजह से जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और उनको सांस लेने में भी ज़्यादा वो होता है, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी होती है, उनको भूख भी इसलिए ज़्यादा लगती है और वो कंटिन्यूस यूरिन पास भी कर रही होती है। आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड, मतलब उसको क्लैम्प पकड़ लगा के फिर उसको कट किया जाता है कि उसमें बीच से क्योंकि वो खून निकल रहा होता है ना, क्योंकि प्लेसेंटा खून के जरिए सब कुछ भेज रहा है ना बेबी के अंदर, तो उसके अंदर खून होता है, तो इसलिए खून ना बहे, तो इसलिए वो पहले क्लम्प लगा देते हैं, क्लैम्प, बस क्लैम्प। लीविंग ए स्मॉल स्टम्प दैट बिकम्स द बेली बटन, ठीक है। वो फिर ऐसे ऐसे खुश्क होकर पीछे होना शुरू हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन गेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी, वैसे इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस इन दोनों में है ही नहीं। गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी एक लेमन टर्म है और ये हाईटेक टर्म, हाईटेक बोलता है। जैसे कि अब ये कोई सर्जिकल टेक्नोलॉजी से तो वो कहेगी ये मरीज़ गेस्टेशन में अपनी, और अगर कोई नॉर्मल इंसान होगी, कोई मतलब इंजीनियर वगैरह होगी, तो वो कहेगी ये प्रेग्नेंट है। तो ये फ़र्क होता है। आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दे रिफर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा डिफरेंस, इतना वो नहीं है। जो गेस्टेशन हमारे पास एम्ब्रायो से शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी जब हमारे पास फीटस एक रेडी हो जाता है, फिर हमारे पास उसको लेना शुरू करते हैं। Gestation refers to the period during which an embryo is developing within the uterus. This includes the time from fertilization of the egg by the sperm to the birth of the offspring. In human, gestation typically lasts around 38 to 42 weeks. अगर आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा हो ना, 1 महीने में 4 महीने होते, एक महीने में 4 हफ्ते होते, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर वीक्स में अगर आपके पास पूछेंगे, ये नहीं बैठ के गेस लगा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, प्रेगनेंसी रिफर्स टू स्पेसिफिकली कंडीशन ऑफ अ फीमेल मैमल, यूजुअली अ ह्यूमन, इन विच शी इज कैरिंग 1 or more springs in her uterus. Pregnancy includes not only the period of gestation but also the various physiological hormonal changes that occur in the mother's body during this time. हमारे पास hormonal changes होते हैं, physiological breast development होती है, हमने वो पढ़ लिया था, external genitalia की development होती है, और क्या होता है, यूट्रस की वजह से फिर अब बेली फूलना ज़्यादा शुरू हो जाता है और हार्मोनल चेंजेस वगैरह आ जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना बेबी शुगर, उसको बेबी शुगर है, वो बेबी शुगर नहीं होता है। प्रेग्नेंट वुमेंस को टाइप 1 डायबिटीज़ ड्यूरिंग उनकी प्रेगनेंसी होती है। फिर जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, फिर कुछ अर्से बाद वो ख़त्म हो जाती है डायबिटीज़। दैट अकर इन द मदर्स बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम, और ये डायबिटीज़ नॉर्मल है। These changes include increased level of hormones like progesterone, estrogen, as well as physical changes like weight gain and changes in size and shape of the uterus. सही है। Embryonic disorders, embryonic क्या है इनको, embryonic disorders,
ये प्लीज़ ये वर्डिंग को स्किप करें। हमारे पास मेटरनल ड्राइव एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, मेटरनल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़, वहीं हमारे पास डायबिटीज़ आ गई कि मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनका और उनको डायबिटीज़ अचानक अपने आप हो जाती है। कैन ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। वैसे डायबिटीज़ टाइप 2 की मरीज़ों के लिए मुझे रिसर्च करनी है। अगर मैं आज वो रिसर्च कल सैटरडे तक वो रिसर्च पूरी कर लूँगा। किसी कोई क्वेश्चन होगा डायबिटीज़ टाइप 2 की जो प्रेग्नेंट खाती हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग मुझे संडे या मंडे को मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। रूबेला हमारे पास एक बीमारी आ जाती है। रूबेला भी हमारे पास माशाल्लाह से अफ्रीका से आई है। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, एक छोटा कार्टून टाइप भी बना हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। वहीं बैट की वजह से इज द वायरल मैसेज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वहीं एक खवातीन है, उन्होंने इन्फेक्टेड बैट को खा लिया उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, वही वाली बात है। लीडिंग टू द रेंज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स कलेक्टिवली नोन एज कंजेनिटाइल रूबेला सिंड्रोम। इनके पास हमारे पास आ जाते हैं डेवलपमेंटल डिलेज, बौने हो जाते हैं, हेयरिंग लॉस हो जाती है, कैटरेक्ट्स हो जाती है, मतलब आंखों के ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, मोतिया, हार्ट डिफेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इन द डेवलपिंग फीटस। इनका फिर उनका दिमाग भी सही से नहीं बनता। इनको हम यहाँ पे भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। नॉर्मल न्यूरल ट्यूब हमारे पास आ जाती है। अल्लाह, हमारे पास ये जो न्यूरल ट्यूब है ये फूल के कुछ बीमारियों को जनरेट करती है। जिसके हमारे पास स्पाइनल बिफिडा है, जिसके अंदर हमारे पास बेबी के जो पीछे का साइड होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे मेरे पास पिक्चर थी वैसे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये स्पाइनल बिफिडा है। यहाँ पे ये जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच से जो ये निकल रहा है स्पाइनल फ्लूइड, ये पूरा फैल के ऊपर आ जाता है। इसकी अभी हम सर्जरी पढ़ेंगे कैसे होती है। और हमारे पास एनेंसेफेली आ जाती है। एनेंसेफेली हमारे पास ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बच्चे का स्कल होता ही नहीं है, दिमाग के ऊपर कोई मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग नहीं है। इस वजह से वो नहीं बोलते उनका सर धंसा हुआ है, तो ऐसा होता है एनेंसेफेली। अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर तो नहीं है वो। These conditions result in severe disabilities or even be fatal। जान लेवा। थायरॉयड ग्लैंड डिसफंक्शन कैन कॉज, वहाँ पर T3 T4 हार्मोन्स की वजह से फिर आयोडीन की कमी वगैरह ये हमारे पास फिर आ जाते हैं। कैन कॉज डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज इन द फीटस एज थायरॉयड हार्मोन्स प्ले आ क्रूशियल रोल इन फीटस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ द मदर हैज़ एन अंडर एक्टिव थायरॉयड ग्लैंड hypothyroidism during pregnancy, it can lead to developmental delays, intellectual disability and other hormonal के other abnormalities in the developing fetus. Limb development issues can occur to the maternal or environmental health or environmental exposure. Certain medications, infections and genetic conditions can lead to limb abnormalities in the developing fetus. हम पास सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं। एक मेडिकेशन थी, मुझे वो नाम याद था, मैं भूल गया, सॉरी। सच एज मिसिंग और एक्स्ट्रा फिंगर, शॉर्टेंड लिम्स और लिम्ब डिफॉर्मिटीज़। प्रॉपर प्रीनेटल केयर इंक्लूडिंग रेगुलर चेकअप्स एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मैटरनल हेल्थ कंडीशंस कैन हेल्प प्रिवेंट और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ दीज मैटरनल ड्राइव्ड एबनॉर्मलिटीज इन द डेवलपिंग फीटस। फिर हमारे पास वो आ जाता है कि आजकल तो मतलब 60% पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया है, पाकिस्तान किसी चीज़ में तो नंबर 1 पे है। वो हमारे पास है कज़न मैरिजेस का। कज़न मैरिज को भी साइड पे रखते हुए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग एक टेस्ट करवा लेते शादी से पहले कि कोई रिस्क वगैरह, क्योंकि फिर आपको खुद को क्या है, बच्चा फिर अध्ययतों से गुजर रहा होता है, तो एक बार टेस्ट कराने से क्या जाता है, उनका क्या पैसा जा रहा है, पैसा तो जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बार कराने में क्या जाता है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस हमारे पास मिसकैरेज होती है, स्पॉन्टेनियस अपने आप वाला अबॉर्शन। एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस जो हमें करवाना पड़ता है, वो तो स्पॉन्टेनियस जो कि अपने आप हो जाता है। इसमें तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन यहाँ पे कुछ वही है, अजीब सी बात। मिसकैरेज सही है। इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द फीटस बिफोर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट हमारे पास ये कितना वो 5-6 महीने से पहले बच्चा गिर जाता है तो मतलब वो मिसकैरेज हो जाती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अप टू 20% ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड प्रेगनेंसीज एंड इन मिसकैरेज विद अ मेजॉरिटी अकरिंग
ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैनी ऑफ दिस मिसकैरेजेस आर कॉल्ड बाय ब्ला ब्ला ब्ला। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हमारे पास आ जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर एरर आ जाते हैं इनके अंदर, और स्ट्रक्चर में जीन म्यूटेशंस, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, और हमारे पास वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आ जाते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, अपोप्टोसिस, जब सेल का फटना वगैरह। एज अ रिजल्ट अफेक्टेड एम्ब्रायोज may fail to implant properly, develop abnormal tissues or organs or have severe developmental defects। हमारे पास कुछ यहाँ पे दी हुई हैं, अब हमें डिटेल में जाना है। Chromosomal abnormalities, these are the common cause of spontaneous abortion, accounting up to 60% of cases। यहाँ बस क्रोमोसोम के नंबर के अंदर मसले आ जाते हैं, जिसके बस ट्राइसोमी और मोनोसोमी हो जाता है, और स्ट्रक्चर सच एज डिलीशन और ट्रांसलोकेशंस हो जाते हैं। न्यू XXY या सिर्फ वाई हो जाता है, एक्स बच जाता है, ऐसा कोई मसला हो जाता है, जिसकी वो फीमेल है लेकिन वो उसका यूट्रस से डेवलप नहीं होता, तो उसके मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, जिसकी फिर ट्राइसोमी होती है, फिर वो अल्लाह माफ़ का फिर हमारा थर्ड जेंडर आ जाता है। तो इस वजह से भी हमारे पास बच्चे नहीं बचते हैं, और हमारे पास कोई एक क्रोमोसोमल ऑटोसोमल वो है, या तो सेक्स जीन है या गैमेट वाली है, तो उसकी कोई डिलीशन हो जाए तो ट्रांसलोकेशन हो जाए, जिसकी फिर हमारे पास सिकल सेल अनीमिया हो जाता है, ल्यूकीमिया हो जाता है, और वो इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो एक 20 वीक्स अबव से पहले उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो बेचारा कैसे सर्वाइव करेगा ना। मोस्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आर रैंडम डिवीजन सेल अकरिंग ड्यूरिंग एग और स्पर्म इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट। जीन म्यूटेशन, हमारे पास म्यूटेशंस आ जाती हैं जो कि स्पॉन्टेनियस वो करवाती हैं। हमारे पास इनहेरिटेड म्यूटेशंस इन जीन्स such as BRCA1 and BRCA2 which are associated with an increased risk of breast and ovarian cancer। हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर की मरीज़ा होती हैं, मोस्ट ज़्यादा प्रोबेबली ओवरियन कैंसर की, क्योंकि वो कैंसर होता है ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है, फिर वो जो फीटस की तरफ की जो होती है ना ब्लड सप्लाई वगैरह, तो वो उनको भी अपनी तरफ खींचना जस्ट कर लेते हैं, फिर उस वजह से उसको ब्लड नहीं मिलता, तो वो श्रिंक हो जाता है। जिसकी आप लोगों ने अगर रबर बैंड बांधा हो कभी अपनी उंगली के आर पार, तो आप लोगों को पता होगा कि लाल हो जाती है, फिर ऐसे ऐसे ब्लूनेस हो जाती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा। आप लोगों ने ब्लू बेबीज़ का भी कॉन्सेप्ट सुना हुआ होगा कि अगर उनको सांस नहीं आ रही है, उनको थप्पड़ मारना शुरू करते, उनके फेफड़े खुल जाए, लेकिन अगर नहीं होते तो वो बच्चे फिर ब्लू हो के फिर वो बेचारे। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, हमारे पास आर चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व अल्टरेशन जो DNA सीक्वेंस इटसेल्फ इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डाइट एंड स्ट्रेस। तो क्यों बोलते हैं कि स्ट्रेस नहीं चाहिए, स्ट्रेस से हमारे पास क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन से क्या होगा, साइलेंट किलर है, वो साइलेंट किलर फिर बच्चे को भी मार सकते हो, और फिर डाइट पुअर डाइट वगैरह फिर हमारे पास आ जाती है, जिसकी हमारे पास अभी फ़लस्तीन की वुमेंस की केसेस मैंने आपको कल भी दी थी। एज वेल एज बाय इनहेरिटेड फैक्टर्स, abnormal epigenetic modification can affect gene expression in the developing embryo and increase the risk of miscarriage. In summary, the major genetic abnormalities in the embryo can lead to spontaneous abortion by disrupting normal embryonic development। ये फिर इसको छोड़ें। फीटल सर्जरी, हमारे फीटल सर्जरी होती है कि कभी कभी बच्चे को ड्यूरिंग 6 to 7th मंथ पे निकाल के ऑपरेशन करके फिर वापस डाल देते हैं, या तो कुछ और फिर जब वो पैदा हो जाता है फिर उसके लिए वो करते हैं। ये बस यहाँ पे ये लिखी हुई है। दिस टाइप ऑफ सर्जरी इज टिपिकली परफॉर्म इन केसेस वेयर देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ फीटल डेथ और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। अगर वो इशू हमने बर्थ से पहले ठीक नहीं की, ठीक है। वन एग्जाम्पल ऑफ फीटल सर्जरी इज द करेक्शन ऑफ स्पाइनल बिफिडा। ये आती है MCQ में, अगर उनको देना होगा तो यहाँ से तो देंगे ही देंगे। A condition where the neural tube does not close properly during embryo development, वो सही से क्लोज नहीं हो पाती है, leading to the damage to the spinal cord and nerves in the fetal surgery for spinal bifida. Surgical team will make a small incision in the mother's abdomen, फिर यूट्रस, फिर बेबी की जो ओपनिंग होती है बैग की उसको बाहर निकालते हैं। ये नहीं कि वो अंदर हाथ घुसा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर वो सारा काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो पहले बच्चे को बाहर निकालते हैं लेकिन वो अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं काटते, इस वजह से वो ब्लड सप्लाई वालदा के थ्रू अभी आ रहा है या मदर के थ्रू अभी आ रहा है। फिर जब वो मसला हो जाता है फिर बेबी को वापस से अंदर डाल देते हैं फिर यूट्रस को बंद कर देते हैं, फिर स्टमक में स्टिचेस आ जाती हैं।
लेकिन फिर वो बेड रेस्ट पे वो पेशेंट होती है जब तक उसका बेबी पे डिलीवर नहीं होता है, क्योंकि उसका यूट्रस फिर एक तो टांग के लगे और वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, विद टाइम स्पेन वो और बढ़ रहा है, तो इसलिए वो बेड रेस्ट पे होती है कि उनको काम ना करना। उनके यूट्रस एक बहुत ही फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है, वो एक टिश्यू है, बस वो कोई ऑर्गन भी सही से नहीं, वो टिश्यू है बेचारी। हमारे पास प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, इम्प्रूव कर बेबी चांसेस ऑफ बीइंग एबल टू वॉक एंड हैव नॉर्मल ब्लैडर एंड बावल फंक्शन, क्योंकि लोअर हमारे पास अम्बलाइकल रीजन के पीछे होती है, तो ये हमारे पास जो ये वाला जो अम्बलाइकल बटन के पीछे वाला जो आ जाता है ना, यहाँ पे होता है ये स्पाइनल बिफिडा। एजिंग ये तो आप मुझे पता है, आप लोग यहाँ से यहाँ तक तो पढ़ ही लेंगे और यहाँ से यहाँ तक भी पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं वो कर देता हूँ। एजिंग कैन बी रेशनलाइज एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़ नेचुरल एंड इनएविटेबल प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब नहीं वो बकरे जो होते हैं ना, जब वो बूढ़े होते हैं कितने क्यूट हो जाते हैं, मोटे मोटे, और उनके बाल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी ऊँचा जाती है, बड़े क्यूट होते हैं वो बकरे या आंडू बकरे, मुझे वो बहुत पसंद है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी ओवर टाइम इंक्लूडिंग सेलुलर डैमेज। जब इसीलिए तो फिर बूढ़ों का स्किन वगैरह बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेलुलर डैमेज आ रहा है, डीएनए का उनका डैमेज आ रहा है, मेटाबॉलिक चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं। ग्रेजुअल डिक्लाइन और रिजल्टिंग इन डेथ एज ह्यूमन एज, द एक्सपीरियंस ऑफ डिक्लाइन फिजिकल एंड कॉग्निटिव मतलब दिमागी तौर पर, इंक्रीजिंग डिक्रीज्ड मसल मास, डिक्रीज बोन डेंसिटी, रिड्यूस सेंसरी फंक्शन, इम्यून फंक्शन और रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेज, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज़ और कैंसर। अभी मैं अब से मैं CVD कहूँगा तो आप लोग समझ लीजिएगा CVD। तो हमारे पास एजिंग जेनेटिक फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। रिसर्च को भी दफ़ा करें, हमारे पास आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन जेनेटिक फैक्टर्स इज़ द रोल ऑफ टीलोमियर इन एजिंग। हमारे पास एक आप लोगों को पता होता है कि 3 रीजन्स होते हैं हमारे पास, एक होता है सेंट्रोमियर, एक होता है हमारे पास बिगिनिंग पार्ट, उसको बोलते हैं जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, और हमारे पास एक एंड पार्ट होता है जिसको हम टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर्स आर द मतलब ये एंड पे होते हैं, प्रोटेक्टिव कैप एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम दैट शॉर्टेन विद ईच सेल डिवीजन। क्योंकि हमारे पास जो टीलोमियर्स होते हैं ना, उनके ऊपर ना जेनेटिक कोडिंग का जो मटेरियल है ना वो मौजूद ही नहीं है, तो जीन कोड ही नहीं हो सकती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जीन वो एक कैप की तरह यहाँ पे लिखा हुआ ना, कैप की तरह मौजूद है, वो यहाँ पे बस एक कैप की तरह मौजूद है, उसके ऊपर अगर वो मौजूद ही नहीं तो इसलिए वजह से टीलोमेयर जो एंडिंग है शॉर्टन ओवर टाइम आ जाते हैं। द लेंथ ऑफ टीलोमेयर्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद एजिंग एज शॉर्टर टीलोमेयर्स आर कोरिलेटेड विद एज रिलेटेड डिजीजेस एंड डिक्रीज लाइफ स्पेन। जेनेटिक वेरिएशंस इन द gene that control telomere length has been linked to accelerated aging and increased risk of age related diseases। और हमारे पास एजिंग DNA repair, as we age the DNA in our cell becomes damaged and if not repaired DNA polymerase 1 DNA polymerase 3 ये हमारे पास फिर आके वो कराते हैं, अगर नहीं हो रही काम फिर वो म्यूटेशन कराते हैं, फिर सेल की डेथ हो जाती है। गैंग्रीन आपने सुना हुआ होगा, वैसे वैसे हमारे पास फिर स्लोली वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, मतलब सेल श्रिंक यहाँ पे दिखाया हुआ है। व्हाट वी लूज यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, एज सेल्स डिवाइड ओवर टाइम, ये हमारे पास ऐसे ऐसे ये कम होते जा रहे हैं, ये पूरा पार्ट ही खत्म हो गया। टीलोमेयर शॉर्टन एंड इवेंचुअली सेल डिवीजन स्टॉप्स, सही है, टीलोमेयर ऐसे ऐसे शॉर्ट हो क्योंकि उसके ऊपर कोई जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। और ये आपको पता है मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि फिर आपका सेल बायो है सिर्फ और सिर्फ SIUT जैसी इदारे में और बाकी किसी इदारे में भी नहीं है। In addition to telomere length and DNA repair genes, other genetic factors that contribute to aging include mitochondrial function, inflammation, oxidative stress. Mitochondria are the energy producing organelles in the cell and the dysfunction has been linked to aging क्योंकि फिर ATP नहीं बन रहा। And age related diseases, inflammation and oxidative stress are also सूजन और ऑक्सीडेटिव मतलब फैट वगैरह सारा ऑक्सीडाइज वगैरह हो रहा है, ये बातें हो रही हैं और जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बाहर के हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास जैसे कि यहाँ से पढ़ते हैं पॉल्यूशन है, रेडिएशन है। आपको पता है कि ह्यूमन को हर साल नॉर्मली ही इतनी सारी रेडिएशन मिल रही होती है, फ़ोन की तरफ से भी, लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, लैपटॉप से मुझे रेडिएशन मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल से, माइक्रोवेव है घर पे तो वहाँ से रेडिएशन मिल रहा है।
और जो रेडियोलॉजी वाले और NMR होते हैं उनको मिल ही रहा होता है उनको। फिर हमारे सामने शो करते हैं, हम तो NMR वाले, हम तो रेडियो वाले, बल्ले कर हमें क्या है, जो हमें पता है उनको नहीं पता। Exposure to toxins can contribute to aging by causing damage to cellular components such as DNA, proteins and lipids. For example, exposure to UV radiation from the sun can cause DNA damage, काले हो जाते हैं, निगरा बन जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे वो है। और कैंसर भी होता है, which can lead to mutations and cellular aging. Similarly, क्या लिखा हुआ है, exposure to air pollution has been linked to accelerated aging and increase रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाते हैं हमारे पास अगर कोई बंदा डाइट पे फॉलो नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा। स्लीप 8 घंटे की होनी चाहिए, जो कि नहीं है हमारी, ना मेरी ना आप लोगों की है। अ डाइट हाई इन प्रोसेस्ड फूड, शुगर और हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स कैन लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। आपको सबसे ज़्यादा एजिंग कौन करवाता है, जो नहीं हमारे पास प्रोसेस्ड फूड होते हैं, लेस, लांटी और ये पापड़ वगैरह, जो हम गांठिया वगैरह खा रहे होते हैं, सेवरी वगैरह, पापड़ी, तो उनके अंदर ये देखिए प्रोसेस फूड यहाँ पे लिखा हुआ है। और शुगर, नॉर्मल ब्राउन शुगर सही है, लेकिन जो हम वाइट शुगर खा रहे होते हैं वो शुगर है भी नहीं, वो प्लास्टिक है। आप लोग अगर उसकी सिंथेसिस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स कैन, आप लोग सोचे गन्ना जब वो गुड़ भी बनता है तो वो ब्राउन कलर का गुड़ बनता है, वो वाइट कैसे हो जाता है। एंड कैन लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, oxidative stress and metabolic dysfunction which can accelerate aging and increase the risk of age related disease such as diabetes and heart diseases। लेकिन फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन्स हो और लीन प्रोटीन, ये तो रीडिंग मटेरियल है, फिर भी पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ। इंट्रिंसिक है हमारे पास टीलोमेयर लेंथ और DNA रिपेयर जीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एक्सट्रिंसिक में है पॉल्यूशन, रेडिएशन, डाइट, सोशल सपोर्ट, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। प्राइमरी एजिंग है हमारे पास, ये होता है ग्रेइंग एंड थिनिंग ऑफ हेयर अकर्स एज मेलानिन प्रोडक्शन डिक्रीजेज वाइल पिगमेंटेड, क्योंकि वहीं पे टीलोमेयर की बात आ जाती है, टीलोमेयर की जो सारा ये काम हो रहा है, क्योंकि हर जगह इसकी भी एक जीन तो होगी ना बालों की, तो वहाँ पर भी तो टीलोमेयर होगा ना। वाइल पिगमेंटेड पैचेस ऑफ स्किन रिजल्ट फ्रॉम एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन, स्लो मूवमेंट एंड फेडिंग विजन आर ड्यू टू डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ नर्व इम्पल्सेस, क्योंकि फिर वो कैल्शियम, क्योंकि नहीं लोग, जो कुछ लोग होते हैं फिर वो मिडिल एज के बाद दूध पीना शुरू करते हैं। अब दूध पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, दूध पीने की उम्र मेरी है, आप लोगों की है, अभी से वो कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। जब बुढ़ापे आ जाएगा ना, या मिडिल एज जब क्रॉस हो जाएगा, तो दूध का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई ले भी रहा तो भले ले रहा है, हमें क्या, लेकिन उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। और ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल मास, इम्पेयर्ड हेयरिंग इज़, अब तो दूध भी इतना महंगा हो गया है। और ये हमारे पास ये आ गया रिड्यूस्ड एबिलिटी टू, ये एयर वाला प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड रेगुलेट हार्मोन्स सच एज कॉर्टिसोल। फाइनली डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इज ड्यू टू वीकेंड इम्यून सिस्टम कॉज्ड बाय डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस टी सेल्स। यहाँ पास एजिंग और मोस्ट ह्यूमन्स के अंदर वो हो जाती है। 35 पे ऐसे है, 30, 45, 55 पे ये स्किन का वो दिखाया हुआ है कि एपिडर्मिस पे क्या हो रहा होता है। ये हमारे पास सेकेंडरी एजिंग, हमारे पास इन्वायरमेंटल लाइफस्टाइल से आ जाते हैं, डिजीज़, डिसयूज़ और अब्यूज़ की वजह से। कुछ लोग नहीं बोलते वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं, कुछ लोगों को लेकिन उनकी सासू माँ इतना टेंशन दे रही थी, और कुछ लोगों को बेचारों को बिजनेस में या अपने काम में इतना वो थके हुए होते हैं। जैसे कि मैंने MD किट का बहुत टेंशन लिया तो मेरे बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं। अगर आप लोग आएंगे, अगर नहीं इंशाल्लाह जब आप लोग आएंगे जनवरी से 12 जनवरी को आप लोग का सेशन स्टार्ट होगा। सेशन का आ गया, आप लोग के टेस्ट का कुछ वो नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। तो आप लोग आएंगे तो देखेंगे अब्दुल अहद का कोई प्रोजेक्ट, वहाँ पर मुझे सब जानते हैं, तो आप लोग मुझे देखेंगे सारे बाल सफ़ेद हैं। क्रॉनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कैंसर कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड एसिलेट दैट। और हमारे पास ये आ जाते हैं, अल्लाह ना करे ये तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली दोज दैट आर, मतलब स्ट्रेस पे फिर वो कॉर्टिसोल से फिर वो हाइपरटेंशन, फिर हमारे पास बाल की वजह से वो हो जाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो एक्सेलरेट एजिंग। आपने देखोगे कुछ औरतें होती हैं या मर्द होते हैं, वो अभी ऋतिक रोशन अभी तक उछल रहा है, अक्षय कुमार अभी तक उछल रहा है, क्यों? एक्सरसाइज जो नहीं करे वो बूढ़े हो चुके हैं। शाहरुख खान को ही देख लो, उसकी स्किन लटक रही है, लेकिन अक्षय कुमार वैसे का वैसा है। मसल्स, बोन एंड जॉइंट्स रिक्वायर रेगुलर यूज टू
maintain their strength and flexibility without regular exercise. These structures can weaken and become more prone to injury. Abuses of substance such as smoking, alcohol and drugs. फिर हमारे पास secondary aging करवाते हैं. Smoking is a major contributor to premature aging. स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, स्किन में हमारे पास स्पॉन्ज काले हो जाते हैं, दाने वगैरह हो जाते हैं, ऐसे वगैरह वगैरह होते हैं. रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, कैंसर एंड स्ट्रोक, ओबेसिटी एंड माल न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बॉडी लीडिंग टू द रेंज ऑफ, ये आ गया सन डैमेज, पॉल्यूशन, रेडिएशन, वापस ये चीज़ें आ गई. कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पढ़ लीजिए, बस ये इतना वो नहीं है. रेस्पिरेटरी डिजीज लंग फंक्शन, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, डाइजेस्टिव, रिड्यूस्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट एंजाइम का कम होना, रिड्यूस किडनी फंक्शन, मस्कुलोस्केलेटन मास कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, बोन डैमेज, एक्यूमुलेशन ऑफ डीएनए डैमेज. एक्यूमुलेशन ऑफ डीएनए डैमेज कैन लीड टू म्यूटेशंस एंड सेलुलर डिसफंक्शन. टीलोमेयर शॉर्टनिंग का बता दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन का भी बता दिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का भी बता दिया और इन्फ्लेमेशन का भी बता दिया मैंने. ठीक है, मतलब थकावट आ जाती है, सूजन आ जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हमारे पास मेडिकेशंस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ये अफेक्ट करती हैं हार्ट. और उसको अल्जाइमर्स है, भूलने की बीमारी हो जाती है, मेडिकेशंस है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और इसमें करंट भी देते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास फिर आ जाता है. इसमें फिर वो इतना हो जाता है, फिर वो खाना ही भूल जाते हैं, फिर उनका वो जो सलाइव है वो कंटिन्यूसली बह रहा होता है और वो वॉक करना ही भूल जाते हैं. तो इसीलिए अल्जाइमर्स के लिए फिर हमारे पास बोलते हैं फिजियोथेरेपी, मसाज वाले ये वो हैं. तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम इस वक्त आ जाता है और फिर फिजियोथेरेपिस्ट ही फिर इनको बताते नहीं, चलना भी है, खाना भी खाना है, फिर उनको पता है कि कैसे करना है. ऑस्टियोपोरोसिस फिर हमारे पास रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि कैल्शियम लेवल की कमी हो जाती है. फिर इसलिए उनको कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाते हैं. आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, फिजिकल थेरेपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, वो आप लोगों ने प्रोस्थेटिक्स वगैरह सुने होंगे. एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, हमारे पास विजन लॉस हो जाती है, मेडिकेशन, लेजर थेरेपी, फिर उससे चश्मा भी हट जाता है. सर्जिकल प्रोसीजर्स, टाइप 2 डायबिटीज़, क्रोनिक हाउ ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, इंसुलिन थेरेपी. और हमारे चैप्टर ख़त्म.